जिस राज्य ने 9 साल पहले केदारनाथ की त्रासदी देखी, 17 साल पहले टिहरी को डूबते देखा, वो राज्य अब एक और शहर को डूबते हुए देख रहा है और साथ ही देख रहा है पूरा विश्व पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ का नतीजा। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जोशीमठ की, जो अब जमीन में समाने के कगार पर है। आप सभी का स्वागत है धीरेन्द्र कांडव जीएस सेंटर में। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं हम इस विषय को। उत्तराखंड के जोशीमठ में पिछले कुछ समय से लोग अपने घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ शरण ले रहे हैं। जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वो अपने घरों के बाहर खुले आसमान तले सोने को मजबूर हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जोशीमठ में एकाएक क्या हुआ है जिसके चलते प्रशासन को लोगों को उनके घरों से कहीं और शिफ्ट करना पड़ रहा है। यही नहीं, राज्य सरकार को आपदा प्रबंधन बलों से किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहना पड़ा है। जोशीमठ हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में 1890 मीटर की ऊंचाई पर है। यह एक छोटा सा शहर है। यहाँ की आबादी 20,000 से ज्यादा है। शहर एक नाजुक पहाड़ी ढलान पर बना हुआ है जो कथित तौर पर अनियोजित और अंधाधुंध विकास परियोजनाओं के चलते संकट से घिर गया है। यहाँ हाल के वर्षों में निर्माण और जनसंख्या दोनों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हाल में यहाँ जमीन धंसने का सिलसिला शुरू हुआ और अब स्थिति डरा रही है। इलाके के 500 से ज़्यादा घरों में दरारें आ गई हैं, जमीन फटने लगी और सड़कें धंस रही हैं। लोकेशन की बात करें तो जोशीमठ के वेस्ट में करमनाशा और ईस्ट में ढकनाला धाराएं बह रही हैं और साउथ में और नॉर्थ में धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों से घिरी एक पहाड़ी के मिडिल स्लोप पर बसा हुआ है। जोशीमठ का प्राचीन महत्व। यहाँ 8वीं सदी में धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ और बद्रीनाथ मंदिर तथा देश के विभिन्न कोनों में 3 और मठों की स्थापना से पहले यहीं उन्होंने प्रथम मठ की स्थापना की। ठंडों के समय इस शहर में बद्रीनाथ की गद्दी विराजित होती है, जहां नरसिंह के सुंदर एवं पुराने मंदिर में इसकी पूजा की जाती है। बद्रीनाथ, औली तथा नीति घाटी के सानिध्य के कारण जोशीमठ एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया है। जोशीमठ में आध्यात्मिकता की जड़ें गहरी हैं तथा यहाँ की संस्कृति भगवान विष्णु की पौराणिकता के इर्द गिर्द बनी है। प्राचीन नरसिंह मंदिर में लोगों का साल भर लगातार आना रहता है। यहाँ बहुत सारे पूजित स्थल हैं। जोशीमठ के इतिहास की बात करें तो पांडुकेश्वर में पाए गए कत्यूरी राजा ललित शूर के ताम्रपत्र के अनुसार जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी, जिसका उस समय का नाम कार्तिकेयपुर था। इतिहासकार मानते हैं कि क्षत्रिय सेनापति कंटूरा वासुदेव ने गढ़वाल की उत्तरी सीमा पर अपना शासन स्थापित किया तथा जोशीमठ में अपनी राजधानी बसाई। वासुदेव कत्यूरी वंश का संस्थापक था, जिसने 7वीं से 11वीं सदी के बीच कुमायूं एवं गढ़वाल पर शासन किया। जोशीमठ में थाड़िया नृत्य बसंत पंचमी को होता है, जो बसंत के आगमन समारोह का प्रतीक है। झुमेला नृत्य दीपावली पर होता है तथा पांडव नृत्य ठंडों में फसल कटने के बाद किया जाता है, जिसमें महाभारत की प्रमुख घटनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। नरसिंह मंदिर पर एक अन्य समारोह तिमुंडा वीर मेला आयोजित होता है। और अगर भाषाओं की बात की जाए तो गढ़वाली, हिंदी, भोटिया और अंग्रेजी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। जोशीमठ के पर्यावरण की बात करें तो त्रिशूल शिखर से उतरती ढाल पर संकरी जगह पर अलकनंदा के बाएं किनारे पर जोशीमठ स्थित है। इसके दोनों ओर एक चक्राकार ऊंचाई की छाया है और खासकर उत्तर में एक ऊंचा पर्वत उच्च हिमालय से आती ठंडी हवा को रोकता है। ये 3 तरफ से बर्फ से ढके दक्षिण में त्रिशूल 7,250 मीटर की ऊंचाई, उत्तर पश्चिम में बद्री शिखर 7,100 मीटर की ऊंचाई तथा उत्तर में कामत 7,750 मीटर शिखर से घिरा है। हर जगह से हाथी की शक्ल धारण किए हाथी पर्वत को देखा जा सकता है। फिर भी इसकी सबसे अलौकिक विशेषता है एक पर्वत जो एक लेटी हुई महिला की तरह है और इसे स्लीपिंग ब्यूटी के नाम से पुकारा जाता है। वाई श्रिंकिंग जोशीमठ। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती डाउन टू अर्थ को बताते हुए कहते हैं कि एक और जहां तपोवन विष्णुगार परियोजना की एनटीपीसी की सुरंग ने जमीन को भीतर से खोखला कर दिया है, दूसरी तरफ बाईपास सड़क के लिए जोशीमठ की जड़ पर खुदाई की जा रही है। जोशीमठ नगर में धसाव 1970 के दशक में भी महसूस किया गया था। तब सरकार स्तर पर गढ़वाल आयुक्त महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में धसाव के
कारणों की जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने 1978 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि जोशीमठ नगर के साथ पूरी नीति और माड़ा घाटियां मोरेन पर बसी हुई हैं। ग्लेशियर पिघलने के बाद जो मलबा पीछे रह जाता है उसे मोरेन कहा जाता है। ऐसे में इन घाटियों में बड़े निर्माण कार्य नहीं किए जाने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए। लेकिन मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया और इन घाटियों में दर्जनों जल विद्युत परियोजनाओं के साथ ही कई दूसरे निर्माण भी लगातार हो रहे हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक बताते हैं कि जोशीमठ तहसील मुख्यालय के ठीक सामने अलकनंदा नदी की दूसरी तरफ स्थित गांव का नाम है चाई। 150 परिवारों और करीब 700 की जनसंख्या वाला ये गांव 1993 से पहले एक भरा पूरा गांव था, जब तक कि यहां जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड कंपनी ने 400 मेगावाट की विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना का निर्माण शुरू नहीं किया था। चाई गाँव के लिए संघर्ष करने वाले अतुल सती कहते हैं, बिजली परियोजना का काम शुरू हुआ तो गाँव के पास बने निकासी क्षेत्र से विस्फोट किए जाने लगे। बारूद के साथ सुरंग का मलबा बाहर छोड़ा जाने लगा। इस मलबे ने सबसे पहले गांव के मवेशियों को प्रभावित किया। बारूद सनी घास से पशु बीमार पड़ने लगे। गाय, भैंस और बकरियों के बच्चे पेट में ही मरने लगे। कुछ ही समय में पशुधन लगभग समाप्त हो गया। गाँव के ठीक नीचे बड़ी बड़ी सुरंग बनने से जमीन का पानी सूखने लगा। जमीन बंजर हो गई और फल और सब्जियों को उत्पादन बहुत कम हो गया। सती कहते हैं कि जोशीमठ के आसपास के कदम, टिंगड़ी, सेमा जैसे दर्जनों दूसरे गांव भी ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ दरक क्यों रहे हैं? उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, अतिवृष्टि, अचानक बाढ़, हिमस्खलन, सूखा, आकाशीय बिजली, शीतलहरें, ओलावृष्टि जैसी घटनाओं को शामिल किया जाता है। लेकिन क्या इन आपदाओं को प्राकृतिक आपदा कहना सही है? इस पर जानकर अक्सर यह कहते हैं क्योंकि ये जो आपदाएं हैं ये मानव जनित आपदाएं हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक आपदाएं नहीं कहना चाहिए। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय अत्यंत एक नई पर्वतमाला है। ये विश्व की सर्वाधिक शिशुवत श्रेणियों में है और हिमालय के बनने की प्रक्रिया अब भी निरंतर जारी है। इसके चलते यहाँ भूगर्भीय हलचलें होती रहती हैं, जिसे भूकंप कहा जाता है। उत्तराखंड भारत के भूकंप जोन मैप के जोन 4 और 5 में आता है। इसके अलावा मौसमी घटनाओं की वजह से भूस्खलन, बाढ़ और हिमस्खलन होता है और लोगों को भारी नुकसान होता है। मौसमी घटनाओं से आश्रय है जलवायु परिवर्तन से। जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से हिमालय को बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC ने 2007 में हिमालय में बढ़ती गर्मी को लेकर चेताया था। IPCC ने अंदेशा जताया था कि यदि तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो 2035 तक हिमालय के सभी ग्लेशियर पिघल जाएंगे। हालांकि तब ही भारत सरकार ने इसका खंडन किया था, लेकिन इसके बाद से हिमालय को लेकर चिंता और अध्ययनों का सिलसिला बढ़ता चला गया। हिमालय के अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड भी जलवायु परिवर्तन के नजरिए से संवेदनशील है। कुछ समय पहले आए एक अध्ययन में कहा गया कि साल 2021 से 2050 के बीच उत्तराखंड का औसत अधिकतम तापमान 1.6 से लेकर 1.9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। जर्मनी की संस्था पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट रिसर्च PIK और भारत की संस्था द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने मिलकर यह अध्ययन लॉक्ड हाउसेज फेलो लैंड्स क्लाइमेट चेंज एंड माइग्रेशन इन उत्तराखंड इंडिया में किया। इस अध्ययन रिपोर्ट में उत्तराखंड में बारिश को लेकर अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2050 के बीच राज्य में होने वाली वार्षिक वर्षा के 6 से 8% बढ़ने का अनुमान है। राज्य के दक्षिणी जिलों में जैसे कि उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी गढ़वाल में निकट भविष्य में वर्षा की वार्षिक औसत मात्रा के राज्य के अन्य भागों की तुलना में सबसे अधिक रहने का अनुमान लगाया गया है। एक और जहां राज्य में तापमान बढ़ रहा है, वहीं ग्लेशियर पिघलने की दर भी तेजी से बढ़ रही है। साथ ही वे मौसमी अतिवृष्टि की घटनाओं ने आग में घी का काम किया है। साल 2021 के अक्टूबर महीने में जब मानसून विदाई कर चुका था, इतनी ज्यादा बारिश हुई कि 76 लोगों की जान चली गई और घरों व खेतों को नुकसान हुआ था। 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2021 के बीच पूरे राज्य में इस अवधि के लिए सामान्य से 6 गुना अधिक बारिश हुई और 18 अक्टूबर को राज्य में सामान्य से 14 गुना बारिश हुई। भूवैज्ञानिक SP सती कहते हैं कि राज्य के गठन के बाद विकास के नाम पर जहां बांधों की संख्या में तेजी आई, वहीं सड़कों के अंधाधुंध निर्माण ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी। वर्ष 2000 में राज्य के गठन से पहले उत्तराखंड में सिर्फ 8000 किलोमीटर सड़कें थीं,
लेकिन अब सड़कों की लंबाई 40,000 किलोमीटर से अधिक हो चुकी है। सती के मुताबिक पहाड़ों में 1 किलोमीटर से अधिक सड़क बनाने में 20 से 60,000 घन मीटर मलबा पैदा होता है। तो इस तरह केवल सड़क निर्माण से राज्य में लगभग 2 अरब घन मीटर मलबा पहाड़ी ढलानों पर डाला जा चुका है, जिससे पहाड़ों की वनस्पतियों को भारी नुकसान पहुंचा है। नदियों में भी मलबे की मात्रा में कई गुना वृद्धि हो चुकी है, जिस वजह से जब नदियों में सैलाब आता है तो यह मलबा बड़े नुकसान की वजह बनता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के आदेश पर जिलावार पर्यावरण प्लान बनाया गया है। चमोली जिले के प्लान में जल विद्युत परियोजनाओं को पहाड़ों को खतरों और चारधाम परियोजनाओं से भविष्य में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं बढ़ने की आशंकाएं जताई गई हैं। डाउन टू अर्थ ने 2015 के बाद से राज्य में आई आपदाओं, गांवों का विस्थापन और जल विद्युत परियोजनाओं का विश्लेषण किया तो पाया कि जिन जिलों में परियोजनाएं अधिक हैं वहीं आपदाएं भी ज्यादा आ रही हैं और गांवों का विस्थापन भी अधिक हो रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकारों को ऐसी परियोजनाएं बंद कर देनी चाहिए? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि भारत की विशाल जनसंख्या और बढ़ती ऊर्जा मांग को देखते हुए ऐसी परियोजनाएं आवश्यक हैं, परंतु विकासात्मक कार्यों और पर्यावरण के मध्य संतुलन आवश्यक है। विकास ऐसा हो जो सभी को खुशहाल करे, ना कि विनाश का कारण बने। दिलचस्प तथ्य, क्या आप जानते हैं कि नीति घाटी कभी तिब्बतीय व्यापारिक पथ का व्यस्त स्थल था और यहाँ के वासी भोटिया, मरचा एवं तोलचा आदि उन्नतशील व्यापारी थे। इस घाटी से कैलाश मानसरोवर के प्रवेश का एक अन्य वैकल्पिक रास्ता भी निकलता था, जो कुछ लोगों के अनुसार सर्वाधिक सहज था। इसलिए सीमा बंद हो जाना इस क्षेत्र एवं यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा झटका था, जिसने उनके जीवन शैली तथा जीविका को प्रभावित किया। इसके अलावा नीति घाटी विश्व प्रसिद्ध पर्वतीय नंदा देवी पक्षी विहार का प्रवेश द्वार भी है। आज यहाँ यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, जिसे नंदा देवी जैविक संरक्षण के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक तथ्य और है, वर्ष 1970 के दशक में वनों के संरक्षण के लिए लोगों के अलौकिक जागरण का चिपको आंदोलन का केंद्र लाटा गांव तथा पड़ोस का रैनी गांव था। चिपको आंदोलन लोगों के संरक्षण जागरूकता का प्रतीक था। इसी के साथ दोस्तों यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको यह अच्छा लगा हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।